गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पौधों में होने वाले लैंगिक जनन के रूप में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जनन जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, वो कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसमें से हम आज पौधों के केस में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो पुष्प की सहायता से होता है, यानी कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर ही हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। पुष्प एक प्रकार का संघनित प्ररोह है। यह हम सभी जानते हैं कि पुष्प जो होता है वो तने से मॉडिफाइड होकर या तने से रूपांतरित होकर ही बनता है, इसीलिए उसे एक संघनित प्ररोह कहते हैं, यानी कि वो तने का ही भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है वो प्रजनन ही होता है। जिन पौधों में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उनमें प्रजनन के लिए ही फूल बनते हैं, क्योंकि फूल के बाद फूल की सहायता से ही जो है वो जनन होता है, जिसके फलस्वरूप बीज या फल का निर्माण होता है। पुष्प में निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला जो हमारा भाग होता है वो होता है बाह्यदल, यानी कि कैलिक्स जिसे हम कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है। इसका प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा दल को सुरक्षा प्रदान करता है। हम किसी फ्लावर में देखते हैं, फ्लावर में जो ग्रीन कलर का भाग सबसे किनारे सबसे बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, उसे ही हम बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कहते हैं। यह हरे रंग का होता है, और हरे रंग का होता है इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। अगला जो हमारा बाह्यदल के अंदर वाला दूसरा चक्र होता है वो होता है दलपुंज। तो दूसरा जो हमारा भाग होता है वो दलपुंज होता है, जिसे हम कोरोला कहते हैं। कोरोला जो है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग रंग का होता है। जैसे गुड़हल में रेड कलर का होता है, अगर हम चमेली के पौधे में देखेंगे तो सफ़ेद कलर का होगा, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये सबसे बाहर वाला जो पार्ट है उसे कैलिक्स या बाह्यदल पुंज, और इसके अंदर ये जो पंखुड़ी जिसे हम कहते हैं इसे ही कोरोला कहते हैं। कोरोला को देखेंगे हम, इसका निर्माण जो है वो अलग अलग रंग के दलों से होता है। यह मुख्य रूप से परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। इसका मेन जो काम होता है वो कीटों को, यानी कि इंसेक्ट को आकर्षित करने के लिए होता है। जितने ही खूबसूरत इसके रंग होते हैं उतने ही इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके अंदर जो हमारा तीसरा लेयर है, यानी कि तीसरा जो हमारा चक्र है वो होता है पुमंग। पुमंग जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, जो यहाँ पर कार्य करता है एक मेल रिप्रोडक्टिव, यानी कि नर जनन अंग के रूप में कार्य करता है। इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। यहाँ पर आपको कुछ फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इसी को हम जब हम इसे एक को देखेंगे तो इसे पुमंग जो है पुमंग कहते हैं। यह मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, यानी कि नर जनन अंग होता है। इसमें मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पूतंतु जो एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर का फूला हुआ जो भाग होता है वो परागकोश कहलाता है। इसके बाद जो हमारा सबसे अंदर वाला और चौथा चक्र होता है, जो आपको यहाँ पर सेंटर में दिखाया गया है, ये एक नलिका जैसी संरचना, इसे ही हम जायांग या गायनोइसियम कहते हैं। गायनोइसियम जो होता है वह एक मादा जनन अंग की तरह कार्य करता है। इसको पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग होते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है। स्टिग्मा है, ये बीच की जो नलिका जैसी संरचना है वो उसे स्टाइल कहते हैं। और नीचे का सबसे फूला हुआ भाग जो है वो ओवरी होता है। ओवरी में ही छोटे छोटे कुछ गोलाकार संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम ओव्यूल कहते हैं। यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो बीज का निर्माण करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर कुछ नोट है, मेन पॉइंट है इसके। वर्तिका अंडक का सबसे ऊपरी भाग, जैसा कि आपने फ्लावर में देखा है, और वर्तिकाग्र मध्य में नलिका रूपी संरचना होती है, और अंडाशय जो है सबसे नीचे का फूला हुआ भाग होता है जिसमें बीजांड उपस्थित होते हैं। अगला जो हमारा आप स्टेप बाय स्टेप जो है हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता कैसे है, जिसमें पहला जो हमारा मेन स्टेप है वो है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनेगा कैसे। तो मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए हमें मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की सहायता लेनी होगी, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव जो है आप जान चुके हैं कि वो पुमंग होता है। अब देखेंगे पुंकेसर के पराग कोश में परागकण मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण होता है या करते हैं। यानी कि जो हमारा पुंकेसर था, पुंकेसर में आपने देखा कि पराग कोश होते हैं, ऊपर के कुछ फूले हुए स्ट्रक्चर, उनमें परागकण मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यही अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण का निर्माण करती हैं।
परागकण को ही हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम जो है वो लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, वो पूरी प्रोसेस जो है उसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। आगे हम देखेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो पराग कोष में परागणों के निर्माण की क्रिया लघु बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाती है, उसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पराग कोष की संरचना, यानी कि पराग कोष जो है वो होता कैसा है। पराग कोष की संरचना देखेंगे तो पराग कोष विभिन्न कोशिकाओं से घिरा हुआ एक कोष्ठ होता है। यानी कि एक कोष्ठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कई सारी रेखाओं से या कई सारी कोशिकाओं से घिरा होता है। यह प्रमुख रूप से बाह्य स्तर द्वारा घिरा होता है, यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा पराग कोष है वह एक पूरा कोष्ठ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और आगे चल के जब यहाँ पर डिवीज़न होता है तो ये कई सारे लेयर से घिरा हुआ कम्प्लीटली 4 स्ट्रक्चर, यानी कि 4 जो हैं इनमें पालियाँ बनती हैं, 4 कोष्ठ बनते हैं। आगे हम इसका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हम देखेंगे तो एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम वाली लेयर प्रेजेंट होती है। एंडोथीसियम के नीचे की लेयर को हम मध्य स्तर, मध्यवित्त या मिडिल लेयर कहते हैं। यहाँ पर एंडोथीसियम का जो मेन होता है फंक्शन वो ये होता है कि ये यहाँ से टूटकर इन बीजाणुओं को बाहर निकलने में सहायता प्रदान करती हैं। मिडिल लेयर जो होता है उसका थोड़ा बहुत फंक्शन होता है पोषण में। इसके सबसे नीचे जो है वो हमारी मेन एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं टैपेटम। टैपेटम का बहुत बड़ा काम होता है, जो यहाँ पर हमारे स्पोर मदर सेल बन रही हैं, बीजाणु मात्र कोशिका या फिर जो बीजाणु बनने वाले होते हैं उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने यानी जो पोषण प्रदान करने का काम करता है वो टैपेटम ही करता है। आगे हम देखेंगे टैपेटम सबसे अंदर और एक स्तरीय संरचना टैपेटम बनाती है। इसका प्रमुख कार्य मात्र कोशिका व बीजाणु को पोषण प्रदान करना होता है। इसके आगे जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण। तो कैसे होता है देखेंगे इसको। प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होंगी, जो हमारी पराग कोष में पाई जाती हैं, वो 2 या 3 बार विभाजित होकर अनेक मात्र कोशिका का निर्माण करती हैं। यानी कि इनसे जो है ढेर सारी मात्र कोशिका बनेंगी, और ये नवीन कोशिकाएं आरंभ में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जितनी कोशिकाएं बनती हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। बाद में फिर से इसमें जो है डिवीज़न होगा, यानी कि फिर से जो है डिवीज़न करेंगे, डिवाइड होकर ये अलग अलग हो जाती हैं। और यही अलग अलग कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें कुछ कोशिकाएं जो होंगी वो नई कोशिकाओं को न्यूट्रिशन देने के लिए खुद टूट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं कह सकते हैं, और कुछ जो होती हैं वो क्रियात्मक होती हैं। तो आप जानते हैं जो क्रियात्मक कोशिकाएं होती हैं वही आगे चल के नई कोशिका के रूप में डिवीज़न करती हैं। अगले स्टेप में हम देखेंगे तो वो होता है हमारा सबसे आखिरी स्टेप सूक्ष्म बीजाणु या परागकण का निर्माण। इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक हमारी क्रियात्मक सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका बनती है वो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये जो है 4 सूक्ष्म बीजाणु बनती हैं, और यही जो हमारे सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं यही हमारे मेल गैमेटोफाइट होते हैं।